हाल ही में चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है। इस परीक्षण के माध्यम से उसने 2 किलोग्राम डिवाइस के माध्यम से किसी क्षेत्र में 2 सेकंड से अधिक समय तक 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान सृजित करने की क्षमता को हासिल कर लिया है, जिसका किसी क्षेत्र पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। और इस पूरे कदम का न केवल इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विशिष्ट रणनीतिक महत्व है, बल्कि चीन की सैन्य क्षमता के अंतर्गत भी ये कदम विशेष महत्व रखता है। चलिए जानते हैं इस पूरी खबर के बारे में और इसके किस प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। इसके बारे में सबसे पहले खबर को विस्तार से जानते हैं और खबर ये ही है कि चीन ने सफलतापूर्वक एक गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया है। ये किस पर आधारित है? ये जो बम है ये मैग्नीशियम हाइड्राइड पर आधारित है, MgH2 पर आधारित है। और MgH2 का विशिष्ट महत्व ये है कि ये हाइड्रोजन को ठोस अवस्था में संग्रहित कर सकता है। अगर हाइड्रोजन को ठोस अवस्था में संग्रहित किया जा सकता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हाइड्रोजन को जो पारंपरिक, जो ट्रेडिशनल प्रेशराइज्ड टैंक में संग्रहित किया जाता है उसकी तुलना में अब हाइड्रोजन को मैग्नीशियम हाइड्राइड के माध्यम से अधिक कुशल तरीके से और अधिक किफायती तरीके से, अधिक सुरक्षित तरीके से संग्रहित किया जा सकता है। और इसी मैग्नीशियम हाइड्राइड पर आधारित ये नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का परीक्षण चीन के द्वारा किया जाता है। परीक्षण के दौरान ये बात निकल कर के सामने आई कि 2 किलोग्राम के डिवाइस के माध्यम से 2 सेकंड से अधिक समय तक 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाले एक फायरबॉल का, एक आग के गोले के समान की जो आकृति होती है उसका निर्माण करने में सक्षम हुआ है, जो कि सामान्यतः TNT जो बम होता है, जो जिसको हम जानते हैं ट्राई नाइट्रेट टोल्यून के नाम से, उसकी तुलना में 15 गुना अधिक समय तक तापमान को उच्च स्तर पर बनाए रखने में सक्षम है, जो कि इसकी प्रभाविता को स्पष्ट करता है। यानी ये हाइड्रोजन बम है, ये हाइड्रोजन बम ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकता है और किसी क्षेत्र पर बहुत विनाशकारी प्रभाव इसके हो सकते हैं। इसके कुछ तकनीकी पक्षों को जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका निर्माण किसने किया है। तो इसका निर्माण किया है चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के 705 रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। किस पर आधारित है? जैसा कि अभी आपको बताया कि हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड पर आधारित है, जो कि एक सिल्वरी पाउडर की तरह दिखाई देता है, एक सिल्वरी ग्रे पाउडर की तरह मैग्नीशियम हाइड्राइड दिखाई देता है और ठोस अवस्था में हाइड्रोजन को स्टोर ये कर सकता है। ये तकनीक प्रेशराइज्ड टैंकों की तुलना में अधिक सुरक्षित है, अधिक हल्की है, अधिक कुशल है और इसलिए इसका विशेष महत्व स्थापित हो जाता है। विस्फोट के समय 2 किलोग्राम के डिवाइस ने 2 मीटर की गहराई तक लगभग 428.43 किलो पास्कल ओवर प्रेशर उत्पन्न किया। ओवर प्रेशर का मतलब क्या है? किसी सिस्टम में जो सामान्य प्रेशर एक्सपेक्टेड होता है, अनुमानित होता है, उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा ओवर प्रेशर उसने उत्पन्न कर दिया। और कितना ज्यादा? 428.43 किलो पास्कल के ओवर प्रेशर को इसने उत्पन्न किया, जो कि इस बम की क्षमता को स्पष्ट करता है कि ये बम कितना प्रभावी हो सकता है। तो ये इसके तकनीकी पक्ष हुए। बम किस प्रकार से काम करेगा, कैसे ये काम कर सकता है? बम में पारंपरिक विस्फोटकों से, यानी ट्रेडिशनल विस्फोटकों से क्या होता है? ट्रेडिशनल विस्फोटकों के माध्यम से मैग्नीशियम हाइड्राइड टूट करके किस प्रकार के कणों में तब्दील होगा? बहुत ही माइक्रो जो पार्टिकल्स है उसमें ये तब्दील हो जाएगा। जब हम माइक्रो पार्टिकल्स की बात करते हैं तो एक माइक्रो पार्टिकल किसके बराबर होता है? 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से के बराबर होता है। 10 लाखवें हिस्से के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि कितने छोटे छोटे कणों में पारंपरिक विस्फोटकों के माध्यम से मैग्नीशियम हाइड्राइड को तोड़ा जा सकता है। और जब ये टूटेगा तो फिर क्या होगा? ये कण, ये छोटे छोटे से जो कण है, माइक्रोन, जो इस माइक्रोन स्केल के जो कण है, इनसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और जब हाइड्रोजन गैस हवा के संपर्क में आएगी तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का नेचर यह है कि हवा के संपर्क में आने पर वो क्या करती है? वो जलने लगती है। तो इस प्रकार से जैसे हाइड्रोजन गैस जलेगी और वहां का तापमान फिर से ऊंचा होगा तो इससे और ज्यादा जो हाइड्रोजन, जो मैग्नीशियम सल्फाइड है उससे फिर वो और ज्यादा विघटित होगी। और विघटित होने के बाद फिर क्या होगा? फिर उससे हाइड्रोजन के कण निकलेंगे और हाइड्रोजन के कण निकलेंगे तो और ज्यादा तापमान उत्पन्न होगा। और इस प्रकार से ये सेल्फ सस्टेनिंग, अपने आप को स्वतः बनाए रखने वाली प्रक्रिया है, जो बहुत बड़े उच्च स्तर पर तापमान को बनाती है और 2 सेकंड से अधिक समय तक 1000 डिग्री सेल्सियस के तापमान को ये बनाती है और किसी भी क्षेत्र में एक प्रभाव
एक बहुत ही उच्च स्तर का प्रभाव ये छोड़ सकती है, क्योंकि एक सेल्फ सस्टेनिंग अपने आप को खुद को बनाए रखने वाला एक कंबशन लूप ये बनाती है, जिससे गर्मी बने रहती है, आग फैलती है। प्रक्रिया जो है वो मैग्नीशियम हाइड्राइड के आगे विघटन को बढ़ावा देती है, जिससे हाइड्रोजन निकलती है। यह प्रक्रिया हमने यहाँ पर समझ ली है। किस प्रकार का प्रभाव ये उत्पन्न कर सकती है? विस्फोट से जो निकली आग है उसकी गर्मी से एल्यूमिनियम जैसी धातुएं भी पिघलने में, ये इतना बड़ा तापमान है कि एल्यूमिनियम जैसी धातुओं को भी पिघलाने में सक्षम है। ये बम पारंपरिक जो टीएनटी है, ट्राई नाइट्रेट टोल्यून है, उसके मुकाबले कम ओवर प्रेशर उत्पन्न करता है। यानी जो टीएनटी जिस प्रकार का एक पूरे सिस्टम में एक ओवर नॉर्मल प्रेशर से उच्च स्तर का प्रेशर उत्पन्न करता है, ये उससे कम प्रेशर उत्पन्न करता है। यानी आप कह सकते हैं कि उसके बराबर, उसके लगभग 40% के लगभग ही ओवर प्रेशर उत्पन्न कर सकता है। लेकिन जो इसकी गर्मी उत्पन्न करके प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है, जो उसकी थर्मल क्षति है, यानी एक प्रकार से जितनी गर्मी ये पैदा करता है और उससे जो ये नुकसान पहुंचाता है, वो नुकसान पहुंचाने की क्षमता इसकी बहुत ज्यादा है। और ये लक्ष्य आधारित इसका प्रयोग किया जा सकता है, टारगेटेड तरीके से इसका प्रयोग किया जा सकता है। बड़े क्षेत्र में गर्मी फैलाकर अधिक प्रभावी नुकसान उत्पन्न कर सकता है, और इसलिए चीन की सैन्य शक्ति को बढ़ाने के अंतर्गत इसका एक विशिष्ट महत्व होता है। सैन्य और रणनीतिक उपयोग किस प्रकार से हो सकता है? जैसे ये जो पूरी तकनीक है, इस तकनीक से एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन के रूप में इसका इस्तेमाल हो सकता है। डायरेक्ट यानी एक प्रत्यक्ष तरीके से एनर्जी वेपन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो हाई वैल्यू टारगेट्स होते हैं, बहुत उच्च मूल्य के टारगेट्स होते हैं, चाहे वो मिलिट्री बेस हो, पावर स्टेशन हो या संचार केंद्र हो, उनको नष्ट करने के अंतर्गत भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। दुश्मन के रास्ते को अगर काटना हो, उनकी सप्लाई लाइन काटनी हो, उनके संचार केंद्रों को बंद करना हो, या उनकी रसद केंद्रों को बंद करना हो, रसद लाइन को काटना हो, तो उसके अंतर्गत भी ये प्रभावी रूप से काम कर सकता है, रास्तों को जला सकता है, बिल्कुल खत्म कर सकता है। इसके अलावा ये जो बम है, ये सटीक प्रहार कर सकता है किसी भी लक्ष्य पर, यानी प्रिसीजन स्ट्राइक कर सकता है। प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए बेहद ज्यादा उपयुक्त है, और किसी सीमित क्षेत्र में, बहुत ही लिमिटेड क्षेत्र में भारी प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, भारी क्षति भी उत्पन्न कर सकता है। अगर हम इसके औद्योगिक उत्पादन की क्षमता को देखें, तो पहले इसका जो उत्पादन होता था वो एक लैब के स्तर पर जितना निर्माण होता है, जैसे कुछ ही ग्राम इसका उत्पादन होता था। लेकिन हाल ही में चीन ने अपने उत्तर पश्चिमी प्रांत शांक्षी प्रांत में चीन ने एक नई फैक्ट्री स्थापित की है, जो प्रति वर्ष 150 टन मैग्नीशियम हाइड्राइड को उत्पन्न कर सकती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम चीन का है। ये उत्पादन जो है वो वन स्पॉट सिंथेसिस नामक सुरक्षित और किफायती तकनीक से किया जा सकता है। जैसे आप अपना खाना पकाते हैं, तो खाना जल्दी पकाने के लिए आप किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं? आप कुकर में अपना खाना पकाते हैं, प्रेशर कुकर में खाना पकाते हैं। इसी प्रकार से किसी चीज का, किसी प्रोडक्ट का, किसी मटेरियल का उत्पादन करने के लिए, जल्दी उत्पादन करने के लिए, किफायती उत्पादन करने के लिए आप वन पोर्ट सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप एक ही प्रकार की, सभी प्रकार की जो रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो प्रतिक्रियाएं हैं, वो एक ही जगह पर, एक ही सिस्टम में उत्पन्न कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं वन पोर्ट सिंथेसिस प्रक्रिया। तो मैग्नीशियम हाइड्राइड का जो निर्माण यहाँ पर हो रहा है, वो वन पोर्ट सिंथेसिस नामक सुरक्षित और किफायती तकनीक से हो रहा है, और इसलिए इतने बड़े स्तर पर इसका उत्पादन करने में चीन सक्षम हुआ है, और इससे उसकी उत्पादन लागत भी कम हुई है और सुरक्षा भी बढ़ी है। तो उत्पादन क्षमता को चीन ने बढ़ा लिया है। इसके रणनीतिक महत्व क्या है? चीन की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है, उसके अंतर्गत इसका विशिष्ट महत्व है। उपयोग इसका न केवल हथियारों में, बल्कि सबमरीन फ्यूल सेल्स में और ड्रोन पावर सिस्टम्स के अंतर्गत भी किया जा सकता है। चीन साफ सुथरी ऊर्जा आधारित सैन्य तकनीक को लगातार बढ़ावा दे रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक वॉरशिप्स और मीथेन आधारित रॉकेट्स, और उसी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। इसके अलावा आप देखते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार ताइवान को लेकर के विवाद चल रहा है। तो ताइवान के मुद्दे पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के अंतर्गत, अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के अंतर्गत भी चीन इसको एक रणनीतिक दबाव के रूप में प्रयोग कर सकता है। और यही इस पूरी जो ये परीक्षण हुआ है हाइड्रोजन बम का, इस पूरी व्यवस्था का एक विशिष्ट महत्व है चीन के परिप्रेक्ष्य में। तो आने वाले समय में देखते हैं कि इसका किस प्रकार का प्रभाव हो सकता है। लेकिन हाइड्रोजन बम का परीक्षण करके चीन ने कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी रणनीतिक बढ़त को बनाने का प्रयास किया है।
अब आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस की नोएडा शाखा में हमारे 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ हो रहे हैं। आईएएस फाउंडेशन के बैच है, प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स के ऑफलाइन बैच हैं। हिंदी माध्यम का बैच 29 अप्रैल से प्रारंभ होगा, समय होगा शाम को 6 बजे। अंग्रेजी माध्यम का बैच 7 मई से प्रारंभ होगा, समय होगा सुबह 8 बजे। आप कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। इसके अलावा दृष्टि लर्निंग ऐप को अपग्रेड कर दिया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। 3 उसमें फीचर हैं। एक है एआई समरी, आपके लंबे लंबे लेक्चर्स होते हैं। एआई समरी के माध्यम से आप बिंदु फॉर्म में लेक्चर्स प्राप्त कर सकते हैं और तेजी से रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा फीचर है एआई क्विज, जैसे जैसे आपका लेक्चर चलता है उस पर आधारित आपको प्रश्न मिलेंगे, आप प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं, अपने लेक्चर्स को समृद्ध कर सकते हैं। और तीसरा फीचर है आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे, रियल टाइम प्रश्न उत्तर सुविधा है। इस सुविधा के माध्यम से आपके मन में कोई भी संशय आता है लेक्चर को लेकर के, आप तुरंत प्रश्न पूछिए, तुरंत उसका उत्तर मिलेगा। तो अभी डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप और एआई क्षमता से समृद्ध है, अपनी तैयारी को भी समृद्ध बनाइए। अगला आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। हाल ही में चीन द्वारा विकसित किए गए नॉन न्यूक्लियर यानी गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का मुख्य सक्रिय घटक क्या है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी लिक्विड हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम हाइड्राइड। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।